हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल यार। सभी का स्वागत है यार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थर्ड लेक्चर में। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक बार यार ये ब्रीफ दे देता हूँ आप लोगों को। हम लोग पढ़ने वाले हैं जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है, जो आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हो, उसका एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई सेल, इसका रिलेशन क्या होता है, ये चीज़ अगर हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें कैसे तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ये चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आपके आने वाली है नर्स्ट इक्वेशन, है ना। इस इक्वेशन से भैया बच्चे खौफ खाते हैं, है ना। लेकिन हम लोगों को इसमें बहुत आराम से चलना है। ठीक है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके एक एक चीज समझेंगे तो बिल्कुल भी आपको ये डिफिकल्ट नहीं लगेगी, है ना। लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा। आराम से ये वीडियो देखिएगा, हैंड रिटन नोट्स बनाइएगा, सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड ई सेल। ठीक है, डेल्टा जी क्या होता है ना। डेल्टा जी क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, है ना, या फिर चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, राइट। गिब्स फ्री एनर्जी में जो चेंज हो रहा है उसको डेल्टा जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और ई सेल तो हमें पता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। ठीक है, अब क्या रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में, है ना। तो देखो, हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि यार जो काम होता है वो कितने तरीके का होता है, जो वर्क होता है वो ब्रॉडली कितने तरीके का होता है। वर्क को आप ब्रॉडली दो तरीके से डिवाइड कर सकते हो। दो तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो वर्क को। एक होता है यूजफुल वर्क, ठीक है, एक होता है नॉन यूजफुल, जो कि एक काम आ रहा है और एक काम नहीं आ रहा है, राइट। जो नॉन यूजफुल वर्क होता है ना, वो होता है आपका पीवी वर्क। देखो यार, मेजरली आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में ये पीवी वर्क ही पढ़ते हो। मेजरली हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ते हैं, एक गैस होती है, या तो यार वो एक्सपैंड कर रही होती है या फिर वो कंप्रेस कर रही होती है। तो प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपैंड कर रही है या फिर प्रेशर के साथ में वो कंप्रेस कर रही है। वॉल्यूम चेंज हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है या कंप्रेस हो रहा है, राइट। तो मेजरली आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में कौन सा वर्क पढ़ते हो, नॉन यूजफुल वर्क, जो कि काम का नहीं है। एक्सपेंशन और कंप्रेशन से एज सच गैस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, सिर्फ उसकी वॉल्यूम कम या ज्यादा हो रही है। लेकिन अंदर जो बेसिक काम हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, यूजफुल वर्क बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, यूजफुल वर्क बोलते हैं। ठीक है, एक आपका पीवी वर्क हो गया, एक आपका, और इस यूजफुल वर्क को और हम क्या बोल सकते हैं, नॉन पीवी वर्क भी बोल सकते हैं। नॉन पीवी वर्क मतलब जो एक्सपेंशन और कंप्रेशन के अलावा जो और काम हो रहा है उसे हम लोग बोल रहे हैं नॉन पीवी वर्क या फिर यूजफुल वर्क। ठीक है, अब ये जो यूजफुल वर्क होता है ना, ये यूजफुल वर्क, यही कौन निकालता है, आपका डेल्टा जी। ये यूजफुल वर्क ही क्या होता है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी के बराबर, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सेल पढ़ रहे हैं। सेल में कौन सी बैटरी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, राइट। तो जो यूजफुल जो काम है वो किसके बराबर है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन के बराबर है। यूजफुल जो कार्य है, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, जो एनोड की तरफ जा रहे हैं, कैथोड की तरफ जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, वो है बेसिकली यूजफुल वर्क। तो डेल्टा जी किसके बराबर हो रहा है, इलेक्ट्रिकल वर्क के बारे में, वर्क के बराबर, इलेक्ट्रिकल वर्क डन के बराबर हो रहा है आपका डेल्टा जी। ठीक है, और वर्क डन का एक और फॉर्मूला क्या रह सकता है, हम लोग डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस क्यू वी बी हम लोग इसे बोल सकते हैं। ठीक है, डेल्टा जी को हम माइनस क्यू वी बी बोल सकते हैं। अच्छा, ये माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं हम, माइनस साइन हम लगा रहे हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं, जब काम सिस्टम करता है तो वर्क डन इज नेगेटिव। तो इस माइनस साइन का मतलब ही ये है कि वर्क इज डन बाय सिस्टम। तो खैर ये सारी चीजें तो समझने के लिए, फाइनली जो हमारा एक्सप्रेशन आएगा उसी से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और वो मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से भी क्वेश्चन भी कुछ कुछ कैसे पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको करा दूंगा। ये हम लोग डेल्टा जी इज माइनस क्यू वी, माइनस क्यों करें, क्योंकि काम सिस्टम कर रहा है, नेगेटिव है काम। जब सिस्टम काम करता है तो थर्मोडायनेमिक्स में हम उसे नेगेटिव लेते हैं, तभी एक मैंने माइनस साइन लगाया है। ठीक है, अब देखो अब आपको टोटल चार्ज की बात करनी है। देखो क्यू है, क्यू क्या है, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, है ना। अब सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन है ना, सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जितना आया ना। और अगर उधर ही एक मोल इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज कितना हो जाएगा, देखो एक का है 1.6 इंटू 10⁻⁻90, तो एक मोल का कितना हो जाएगा, एक का चार्ज ले लो इंटू 1 मोल मतलब Na इलेक्ट्रॉन्स, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.02 इंटू 10⁻23 कूलम्स। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, लगभग आएगा 96500 कूलम। और इस 96500 को क्या बोला गया,
1 फैराडे बोला गया। इसका मतलब हम क्या समझे, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, 1 फैराडे कहलाता है। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज 1 फैराडे, जिसकी वैल्यू क्या है 96500 कूलम, ठीक है। और देयरफॉर चार्ज ऑन n इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, n इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, n फैराडे। एक पे भैया 1 फैराडे है तो n पे कितना होगा, n फैराडे होगा। अब देखो जो डेल्टा जी क्या आ रहा था, डेल्टा जी इज माइनस क्यू इंटू वी, तो क्यू क्या है, चार्ज, और हमारे हिसाब से अगर n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं एक रिएक्शन में, n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, तो चार्ज कितना ट्रांसफर हो रहा है, n फैराडे। तो देयरफॉर रिलेशन क्या आ रहा है, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस n f, ये तो देखो चार्ज की जगह लिख दिया, माइनस क्यू भी था ना, क्यू की जगह क्या लिख दिया, एन एफ, और वी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, बेसिकली वोल्टेज है, तो वी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ई सेल भी लिख सकता हूं। वोल्टेज कितनी है सेल की, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, वोल्टेज और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक ही बात है, ठीक है। जैसे यार हमारी फोन की बैटरीज होती हैं, है ना, 1.1 वोल्ट की है, 2.2 वोल्ट की है, तो पीछे लिखा रहता है 4 वोल्ट की बैटरी है, तो वो वोल्टेज क्या है, वो बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही है, किसका, पूरे सेल का। तो ये रिलेशन आ रहा है डेल्टा जी इज माइनस एन एफ ई सेल। आई है बात समझ में, ये चीज क्लियर हुई है, ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, ये रिलेशन ध्यान रखना है। अब देखो, अब यार अगर हम ध्यान से बात सुने समझें, तो जो हमारी रिएक्शन है, जैसे हमारे फोन में जो रिएक्शन हो रही है, बैटरी में जो रिएक्शन हो रही है फोन की बैटरी में, तो वो अपने आप हो रही है, बिल्कुल, और वो अपने आप रिएक्शन से जो केमिकल एनर्जी निकल रही है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, एंड हेंस हमारा मोबाइल फोन या फिर हमारा लैपटॉप काम कर पा रहा है। तो अपने आप होने वाली रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं, करेक्ट। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कब होती है, जब डेल्टा जी क्या हो, नेगेटिव हो। तो इसका मतलब अगर मान लीजिए डेल्टा जी नेगेटिव है, ठीक है, तो इसका मतलब मुझे ये बताइए ई सेल क्या होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, सोचो, देखो सामने एक्सप्रेशन है, क्या है, डेल्टा जी इज माइनस एन एफ ई सेल, करेक्ट। ये टर्म क्या है, नेगेटिव, तो राइट साइड वाली पूरी टर्म को भी क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। तो एक ये नेगेटिव ऑलरेडी बाहर है, देखो एन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, नंबर ऑफ मोल्स हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, एफ कभी भी नेगेटिव नहीं है, उसकी वैल्यू तो 96500 है। ई सेल को क्या होना पड़ेगा, ई सेल को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, हाँ या ना, तभी तो पूरा टर्म, ये पूरा टर्म है ये क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, बाहर नेगेटिव साइन है ना, ठीक है। तो डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो ई सेल हैज टू बी पॉजिटिव, और रिएक्शन क्या रहेगी, स्पॉन्टेनियस रहेगी, क्या रहेगी, स्पॉन्टेनियस रहेगी। और ऐसे ही अगर मान लीजिए डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 हो गया, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 हो गया, मतलब आपका डेल्टा जी क्या हो चुका है, पॉजिटिव हो चुका है, तो राइट वाली पूरी टर्म को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो राइट वाली पूरी टर्म पॉजिटिव कब होएगी, देखो एक नेगेटिव साइन तो बाहर ऑलरेडी है, एन नेगेटिव हो नहीं सकता, एफ नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ई सेल को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। तो अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ई सेल इज लेस देन 0, मतलब रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, अपने आप नहीं होगी। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, अपने आप हो रही है, इसका मतलब क्या है, अपने आप हो रही है, बिल्कुल हो रही है। और तीसरा केस क्या हो जाएगा, मान लीजिए डेल्टा जी ही 0 हो गया, डेल्टा जी 0 हो गया तो ई सेल भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब रिएक्शन कहां आ चुका है, इक्विलिब्रियम पे आ चुका है, इक्विलिब्रियम पे आ चुका है। ये 3 कंडीशंस हैं, इनको प्लीज ध्यान रखिएगा, यहां से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, या फिर इस डायरेक्टली आपसे इस फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछेगा, डेल्टा जी इज माइनस एन एफ ई सेल, ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो ये 3 कंडीशंस है। अब देखो हमारे फोन में होता क्या है, आप लोगों ने सपोज करो एक नया फोन लिया है ना, नया फोन आया, बढ़िया बैटरी काम कर रही है, बैटरी बैकअप देख के सब आपने बढ़िया फोन लिया। होता क्या है यार, आप लोग इनिशियली, है ना, जैसे इनिशियली 1 2 3 साल बैटरी एकदम बढ़िया चलती है ना, उसकी जो अंदर की रिएक्शन हो रही है, बैटरी के अंदर की रिएक्शन वो एकदम मस्त हो रही है, तो शानदार एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और आपका बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा चल रहा है। लेकिन यार ये आपने जनरली ऑब्जर्व करा होगा कि समय के साथ उसकी बैटरी कमज़ोर होती जाती है। फ़ोन की बैटरी ले लो, लैपटॉप्स की बैटरी ले लो,
लैटरी बोल रहे हैं, बैटरी क्या होती जाती है, कमजोर होती जाती है। तो उसमें क्या हो रहा है ऐसा, तो जो अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है बैटरी के अंदर वो कमजोर होती जा रही है, उसका ई सेल कम होता जा रहा है। देखो इनिशियली जो हम लोग फोन लेके आते हैं वो क्या होते हैं, उसका ई सेल क्या रहता है, शानदार पॉजिटिव रहता है इनिशियली। तो रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, अपने आप चलती जा रही है और बढ़िया एनर्जी प्रोड्यूस होती जा रही है। धीरे धीरे ई सेल क्या होता जाता है, कम होता जाता है, धीरे धीरे ई सेल कम होता जाता है। तो ई सेल जैसे ही 0 पे आया, आपकी बैटरी काम करना बंद, आपकी बैटरी काम करना बंद। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, उसे रिचार्ज करना पड़ेगा या ठीक करानी पड़ेगी, मतलब बेसिकली रिचार्ज ही कराना पड़ेगा। तो रिचार्ज कराने में अब आप क्या करते हो, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करते हो, मतलब बाहर से उसे एनर्जी देते हो ताकि वो रिचार्ज हो सके। ठीक है, तो अल्टीमेटली समय के साथ ई सेल क्या होता जाता है, कम होते जाता है, क्योंकि जो बैटरी के अंदर जो रिएक्शन हो रही है उसकी एनर्जी कम होती जाती है। एनर्जी कम होती जाएगी तो ई सेल भी कम होता जाएगा, ई सेल अल्टीमेटली 0 हो जाएगा, तो बैटरी हमारी काम करना बंद कर देगी। आई बात समझ में, ये सारी चीजें चलती हैं हमारे बैटरी के अंदर। ठीक है, यहां तक आई होप चीजें क्लियर होनी चाहिए, और यहां से यार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नर्स्ट इक्वेशन। ये भैया खिलाड़ी है ना, इसमें भैया बच्चे खौफ खाते हैं इस इक्वेशन से, है ना, क्योंकि ये दिखने में काफी डरावनी है, यूज करने में इतनी डरावनी नहीं है। अगर आपने पहले के लेक्चर्स भी अच्छे से देखे हुए हैं तो आज का लेक्चर भी बड़ा स्मूथली आपके लिए निकल जाएगा ना, लेकिन दिखने में तो डरावनी है ये, है ना, दिखने में तो डरावनी है। ठीक है, अच्छा कैसे, अच्छा ये वाली इक्वेशन देखो, ये है ना जो डेल्टा जी इज माइनस एन एफ ई सेल, इसको अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस में हम ले लें, स्टैंडर्ड स्टेट में ले लें, तो इसी को ही आप और कैसे लिख सकते हो, इसी को ही आप कैसे लिख सकते हो, डेल्टा जी नॉट, है ना, नॉट लगा दो, इज माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, है ना, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हम लोगों ने इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं हम कि एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या हो जाता है 0, और डेल्टा जी नॉट कितना हो जाता है माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, है ना, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे इसी का ही हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है, कैसे, नर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन देखिए। देखो जब थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ते हैं, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम, है ना, दोनों 11वीं कक्षा के चैप्टर हैं, एंड इक्विलिब्रियम, आप लोग एक रिलेशन पढ़ते हो। कौन सा रिलेशन, जो गिब्स फ्री एनर्जी को और इक्विलिब्रियम को रिलेट करता है। कैसे, ये रिलेशन पढ़ा होगा आप लोगों ने, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ये चीज पढ़ रखी होगी, है ना, डेल्टा जी इज डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू पढ़ रखा होगा। अब सबसे पहले तो यार इसमें आप लोगों को टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, है ना, क्योंकि कुछ बच्चे तो भैया भूल भाल गए होंगे, 11वीं कक्षा में पढ़ा था, है ना, वो तो गया दिमाग से। डेल्टा जी क्या है, ये है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, डेल्टा जी नॉट क्या है, डेल्टा जी नॉट क्या है, डेल्टा जी नॉट है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इन स्टैंडर्ड स्टेट। नॉट लग गया ना, देखो ऊपर नॉट लगते से ही स्टैंडर्ड स्टेट आ जाता है। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है, टी टेम्परेचर केल्विन में लेना है, क्यू क्या है, क्यू है आपका रिएक्शन क्वेशेंट, क्यू क्या है, रिएक्शन क्वेशेंट है। ठीक है, ये नस्ट इक्वेशन नहीं है ना, नस्ट इक्वेशन तो अभी से डिराइव करने वाला हूं, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में आप लोगों ने ये चीज पढ़ रखी है, और इक्विलिब्रियम में रिएक्शन क्वेशेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, राइट। अब देखो इसका डेरिवेशन अगर करना है, क्या डेल्टा जी को मैं यहां से लिख सकता हूं माइनस एन एफ ई सेल लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। लिखो डेल्टा जी को लिखा मैंने माइनस एन एफ ई सेल, बिल्कुल ठीक है। डेल्टा जी नॉट को क्या लिख सकता हूं, माइनस एन एफ ई नॉट सेल लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है, प्लस आर टी एल एन क्यू तो है ही है, ये तो एज इट इज है। क्या करो, माइनस एन एफ से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए। तो माइनस एन एफ से जैसे आप डिवाइड करोगे तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल
माइनस एन एफ से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये प्लस साइन था ना, ये प्लस साइन था, तो ये माइनस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू, एल एन क्यू। करेक्ट। तो एक तो फॉर्म है नर्स्ट इक्वेशन का ये वाला, ठीक है, एक तो ये है फॉर्म नर्स्ट इक्वेशन का, है ना भयानक दिखने में? बिल्कुल। इसका एप्लीकेशन देखेंगे, आराम से क्वेश्चन करेंगे, सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। सबसे पहली बात तो ये है आपका पहला फॉर्म नर्स्ट इक्वेशन का, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू, है ना। इधर लिख देते हैं ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल समझ रहे हैं ना, जो स्टैंडर्ड स्टेट में हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे, और ई सेल जो किसी भी टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन पे हम निकालेंगे, ठीक है। माइनस, देखिए, माइनस आर टी अपॉन एन एफ, माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू, ठीक है, सही है। अब क्या करो, इस एल एन को लॉग में कन्वर्ट करो, और हम बात किसकी करने वाले हैं? एट 298 केल्विन, क्योंकि देखो यार, मेजॉरिटी जो रिएक्शंस होती हैं वो रूम टेम्परेचर पे होती है, तो टेम्परेचर आपका हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस लेके चलते हैं या फिर 298 केल्विन लेके चलते हैं। तो अगर देखो मैं वैल्यूज डालना स्टार्ट करूं, तो ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस, पहले तो इस एल एन को लॉग में कन्वर्ट करो, तो क्या करूं? 2.303 से मल्टीप्लाई करूं। आर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर मैंने क्या ले लिया? कांस्टेंट 298 ले लिया, 298 केल्विन ले लिया मैंने, ठीक है। अपॉन एन, एन तो भैया एन है, एन क्या है? कितने मोल्स इधर इधर उधर हो रहे हैं, कितने मोल्स एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। इनटू एफ क्या है? एफ के भी यार कांस्टेंट होता है 96500, और इसको क्या कर दो? लॉग क्यू कर दो। एल एन को मैंने लॉग में कन्वर्ट कर दिया बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 2.303। अब हम ध्यान से देखें तो जो ये चीज बन रही है, क्या ये एक कांस्टेंट बन रहा है? बिल्कुल, 2.303 कांस्टेंट, आर की वैल्यू कांस्टेंट, 298 कांस्टेंट अपॉन 96500 कांस्टेंट। ये पूरा क्या बन रहा है? एक कांस्टेंट टर्म बन रहा है ना? बिल्कुल सही है। तो इन सभी की वैल्यूज डालो, आर की भी वैल्यू डालो, है ना, 8.314, आर की क्या वैल्यू डालोगे? 8.314, और फिर उसे कैलकुलेट करो। तो जब आप उसे कैलकुलेट करोगे तो ये निकल के आता है ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल। देखो जो ये एन है ना, एन, ये वेरी करेगा रिएक्शन टू रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन टू रिएक्शन कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं ये वेरी करेंगे। तो ये कांस्टेंट नहीं है, तो इसको हमने कांस्टेंट में नहीं लिया, लेकिन बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। 2.303 कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, 298 कांस्टेंट, 96500 कांस्टेंट। तो सब जब कांस्टेंट की वैल्यू डाली गई तो वो निकल के आई 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। लॉग क्यू तो एज इट इज है। ये बन रही है आपकी मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ नर्स्ट इक्वेशन, लेकिन ये कब वैलिड है? दिस इक्वेशन इज वैलिड एट 298 केल्विन, क्योंकि उस पर टेम्परेचर की भी वैल्यू फिक्स्ड है, और उसी को सॉल्व करके 0.0591 आया है। मेजॉरिटी टाइम आप लोग यही यूज करने वाले हो, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। मेजॉरिटी मतलब 99% टाइम आप लोग यही इक्वेशन यूज करोगे। ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू। वापस समझ लीजिए टर्मिनोलॉजी। ई सेल क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है। ई नॉट सेल क्या है? ई नॉट सेल है, ये भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड स्टेट। लेकिन कौन सी स्टेट में है? स्टैंडर्ड स्टेट में, हाँ या ना? बिल्कुल सही है। ये n क्या है? ये n क्या है? दिस इज बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन सेल। कितने? या फिर इधर और चाहो तो नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी आ जाएगा, n निकालने आ जाएगा, ठीक है। नेट कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं एक सेल में, वो हम लोग लिख रहे हैं n, और रिएक्शन क्वेश्चन है आपका q। ये क्या है? रिएक्शन क्वेश्चन। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? 99% ऑफ टाइम आप लोग यही इक्वेशन यूज करोगे, आप लोग बिल्कुल भी इस बात की टेंशन नहीं लीजिए। जो ऊपर वाली जो थी, है ना, उसको ध्यान रखिए, लेकिन इसको आप लोग अच्छे से करिएगा। ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। आई बात समझ में? इतना तो यार कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब पता है, अब मैंने स्टार्टिंग में ही क्या बोला कि भैया इस इक्वेशन का खौफ होता है स्टूडेंट्स में, है ना। अब खौफ किस चीज का है?
स्टूडेंट्स को ये इक्वेशन अप्लाई करना ही नहीं आता है, उसी में ही उनकी एक तरीके से बैंड बच जाती है ना। तो कहां कहां दिक्कत आती है पहले उसे टैकल करेंगे, ठीक है। आराम से सीखिए यार, है ना, जल्दीबाजी मत करिए, क्योंकि ये चीजें वरना समझ में नहीं आएंगी, है ना। सबसे पहले आप लोग रिएक्शन क्वेशंट निकालना सीखो। सबसे पहले आप लोग क्या करना है, रिएक्शन क्वेशंट निकालना सीखना है आपको, ठीक है। इसकी पहली बात मैं आपको ट्रिक बता दूं। ये जो बादल है हमारा लेफ्ट साइड में, ये किसका है, ये ट्रिक का बादल है। इसी से ही आप रिएक्शन क्वेशंट कोई भी आ जाए, कोई सी भी इक्वेशन आ जाए, उसका रिएक्शन क्वेशंट आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। बादल में क्या लिख रहे हैं हम कि भैया कहीं पे भी अगर सॉलिड आता है, रिएक्शन क्वेश्चन लिखने जाओगे ना आप, तो सॉलिड्स आएंगे, सॉलिड आएगा, एक्वस आ सकता है फॉर्म, गैस आ सकता है, इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो कहीं पे भी सॉलिड आए तो उसको आपको क्या करना है, इग्नोर। इक्विलिब्रियम जरा याद करो, जो सॉलिड्स होते हैं उनका हम लोग एक्टिव मास क्या लेके चलते हैं, 1 लेके चलते हैं, कांस्टेंट मानते हुए चलते हैं। तो सॉलिड्स को क्या करना है, इग्नोर करना है। कहीं पे भी इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन दिखे तो उनको भी क्या करोगे, इग्नोर, देखना ही नहीं है, इन दोनों की तरफ तो देखना ही नहीं है। कहीं पे भी अगर आपको कोई सा भी एक्वस फॉर्म दिखा, कहीं सा भी कोई सा भी एक्वस फॉर्म दिखा, तो एक्वस फॉर्म की आप क्या निकालोगे, कॉन्सेंट्रेशन लिखोगे। जैसे एक्वस जिंक +2 दिख गया, एक्वस कॉपर +2 दिख गया, तो जिंक +2 और कॉपर +2 की क्या लिखोगे, कॉन्सेंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन, करेक्ट, ठीक है। और कहीं पे भी अगर आपको गैस दिख गई तो इसका आप क्या निकालोगे, पार्शियल प्रेशर। गैस का क्या लिखोगे, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। कैसे करना है अभी वो सुनेंगे, करेंगे हम लोग, है ना। लेकिन अभी इतनी बात हम लोग समझे कि सॉलिड दिख गया इग्नोर, इलेक्ट्रॉन दिख गया इग्नोर, एक्वस दिख रहा है फॉर्म तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, गैस दिख रहा है तो उसका पार्शियल प्रेशर लिखेंगे। अब लिखना सीखते हैं ना, रिएक्शन क्वेश्चन क्यों लिखना सिखा रहा हूं आपको, है ना। चलिए पहला एग्जांपल, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर +2 एक्वस, ठीक है, इज गिविंग यू जिंक +2 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, ठीक है। चलो रिएक्शन क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, सेम इक्विलिब्रियम की तरह ही लिखते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे। जैसे मैं अगर क्यू लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे, इसी फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, बिल्कुल। अब देखो प्रोडक्ट में कौन कौन है, पहले जिंक है, कौन है, देखो एक्वस है, हाँ एक्वस का मैं क्या लूंगा, कॉन्सेंट्रेशन, देखो डब्बा देखो ट्रिक का, तो Zn+2 की क्या लूंगा, कॉन्सेंट्रेशन। और कौन है प्रोडक्ट में, कॉपर है, लेकिन सॉलिड है, इग्नोर, देखो ही नहीं, आंखें बंद कर लो उसके सामने, तो देखा ही नहीं, ठीक है। मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट में जो एक्वस फॉर्म थी वो लिख दी मैंने, ठीक है। अच्छा अपॉन प्रोडक्ट्स लिख दिए ना, बिल्कुल। अपॉन रिएक्टेंट में आ जाओ, कौन है, देखो जिंक सॉलिड, देखना है कैसे, नहीं इग्नोर मारना है। और कौन है, कॉपर +2, अच्छा एक्वस है तो उसकी क्या ले लूंगा, कॉन्सेंट्रेशन ले लूंगा। ये लिख लिया आपने रिएक्शन क्वेश्चन, ऐसे लिखना है ना, कोई नहीं। अभी देखो और प्रैक्टिस करो और चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा 2Cl- एक्वस is giving you Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, रिएक्शन क्वेश्चन लिखिए, कैसे लिखोगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट में देखो कौन है, पहले है Cl2, कौन सी फॉर्म है, गैसियस फॉर्म है, तो गैसियस फॉर्म का मैं क्या लिखता हूं, पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर किसका, Cl2 का, ये ले लो। और कौन है प्रोडक्ट में, इलेक्ट्रॉन्स, देखना है क्या उनकी तरफ, नहीं, क्या करना है, इग्नोर कर दिया, इग्नोर। अपॉन कौन है, रिएक्टेंट, कौन है, Cl-, कौन है, एक्वस है, तो एक्वस की मैं क्या लूंगा, कॉन्सेंट्रेशन, तो Cl- की कॉन्सेंट्रेशन। अब इनकी स्टोशियोमेट्री कितनी है, 2, तो यहां पे कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर आएगा। ऊपर वाले इक्वेशन में हम देखें तो सभी की ही स्टोशियोमेट्री क्या है, 1 है, तो तभी यहां पे क्या आया, Zn+2 की पावर 1 और कॉपर +2 की पावर 1। स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहां जाते हैं, पावर में जाते हैं, है ना। इसका आइडिया होना चाहिए आप लोगों को, ये चीज इक्विलिब्रियम में ही सीखते हैं। तो ये हो गया आपका रिएक्शन क्वेश्चन, बताइए आ रहा है समझ में, बहुत आसान है, ठीक है। जैसे देखो और हम लोग लिखें, जैसे हम लोग लिखते हैं, मान लो H2 गैस इज गिविंग यू 2H+ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन,
इसका लिखना है आपको क्यूसी, इसका लिखना है आपको रिएक्शन क्वेश्चन। करो, कैसे करोगे? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में देखो कौन है, H है, H+ है, कौन सी फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, तो एक्वस का हमेशा आप क्या लिखोगे, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ले ली भैया। देखो स्टोइचियोमेट्री कितनी है 2, तो इसकी पावर चढ़ा दो 2। और कौन है, इलेक्ट्रॉन, लिखना है क्यों से नहीं, क्या करना है, इग्नोर कर दिया, इग्नोर अपॉन हाइड्रोजन, कौन है, गैस है, गैस का हम क्या लेते हैं, पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, ये आ गया आपका कौन, क्यूसी। आई बात समझ में, क्लियर हो रही है ना यार चीजें? ठीक है, तो इस तरीके से क्यूसी लिखना है। अब एक जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं, जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं, उसको आप लोग देखिएगा, उसका आप लोग मुझे बताइएगा क्यूसी क्या होगा। जैसे सपोज करो ए एक्वस, ठीक है, इसके नंबर ऑफ मोल्स ले लेते हैं हम लोग, सपोज करो N1 प्लस बी गैस N2 मोल्स is giving you N3C प्लस N4D। इसका मुझे इक्विलिब्रियम रिएक्शन क्वेश्चन लिख के बताइए। चलो वीडियो पॉज करना है, अटेम्प्ट करना है, आराम से देखना है कि कैसे हम क्या किधर गलती कर रहे हैं, सही लिख पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, लिखिए, जो ट्रिक बताइए ना फॉलो करो। सॉलिड इग्नोर, ठीक है, एक्वस कॉन्सेंट्रेशन, और अगर कहीं पे गैस दे रखी है तो पार्शियल प्रेशर, और इलेक्ट्रॉन आ गए तो भी इग्नोर। ठीक है, करिए, कैसे करोगे? कौन है ये, सी है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, सी है, सॉलिड है, सॉलिड को लिखना है क्या, नहीं लिखना, इग्नोर करा। डी है, कौन है, एक्वस है, तो डी की क्या लूंगा, कॉन्सेंट्रेशन, रेज टू द पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। रिएक्शन बैलेंस मानते हुए चलेंगे, है ना, ये रिएक्शन आप लोग बैलेंस मानते हुए चलिए, नहीं होगी कोई रिएक्शन तो आप लोग बैलेंस उसे करोगे। ये क्या आ जाएगा, N4 आ जाएगा, अपॉन ए क्या है, एक्वस है, तो एक्वस में मैं क्या लेता हूं, कॉन्सेंट्रेशन लेता हूं, रेज टू द पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, N1, और बी क्या है, गैस है, देखो तो क्या लूंगा, पार्शियल प्रेशर लूंगा बी का, रेज टू द पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कौन है, N2। तो इस तरीके से आप लोगों को लिखना है रिएक्शन क्वेश्चन। तो बच्चा एक पड़ाव तो पार हो चुका है ना, देखो नस्ट इक्वेशन कहां थी, नस्ट इक्वेशन कहां थी, यहां थी। ठीक है, तो एक पड़ाव तो यार पार हो चुका, मुझे क्यू तो निकालना आ गया है, क्यू कैसे लिखना है ये मुझे आ गया है। एन नेट इलेक्ट्रॉन्स वो दिख जाएंगे आपको इजीली। ई नॉट सेल कभी कभी हमको एक्सप्लिसिटली निकालना भी पड़ सकता है, मैं बताता हूं ना, क्वेश्चन कराता हूं। एक बात यार और समझ लीजिए इसमें, एक बात और ये समझ लीजिए, जो नस्ट इक्वेशन है इट इज वैलिड फॉर बोथ फुल रिएक्शन, या फिर इट इज वैलिड फॉर बोथ कंप्लीट रिएक्शन एंड हाफ रिएक्शन। मतलब आप हाफ रिएक्शन में भी ये लगा सकते हैं नस्ट इक्वेशन को, और आप कंप्लीट इक्वेशन जो कंप्लीट रिएक्शन होती है सेल की उसमें भी लगा सकते हैं, किसी में भी लगा सकते हैं, दोनों पे ही ये वैलिड रहेगी। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चन करेंगे और हम लोग नस्ट इक्वेशन से फेमिलियर होंगे। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको देते जा रहा हूं, पॉज करिएगा और उन्हें अटेम्प्ट करिएगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है, कॉपर +2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन इज गिविंग यू कॉपर सॉलिड। ठीक है, ये दे रखा है हमें, और क्या क्या, ये तो इक्वेशन दे दी है। कौन सी इक्वेशन है, फुल रिएक्शन है या फिर हाफ रिएक्शन है, कौन सी है, हाफ है, क्यों, इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन जिसमें दिख गए मतलब वो हाफ रिएक्शन है। फुल रिएक्शन में कभी भी आपको इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखेंगे। और पूछूं ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, तो कौन सी है, रिडक्शन, क्यों, क्योंकि कॉपर +2 से कहां जा रहा है, 0, तो इट इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, खैर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है इतना, है ना, लेकिन पता तो होनी चाहिए चीजें। करेक्ट, हमको और क्या दे रखा है, E0 दे रखा है, कॉपर +2 से कॉपर, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.34 वोल्ट। ठीक है, और हमको क्या दे रखा है, कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन भी दे रखी है 0.1 मोलर एट 298 केल्विन। ठीक है, बोल रहा है फाइंड ई कॉपर +2 से कॉपर, ये बोल रहा है। करो, करिए, आराम से सोचो, पॉज करो, फिर करिए। नस्ट इक्वेशन पहले तो लिख लो, नस्ट इक्वेशन पहले लिख लो। क्या थी नस्ट इक्वेशन, E = E0
है ना। देखो सेल भी लगा सकते हो और हाफ रिएक्शन के लिए हम लोग हाफ भी मतलब हाफ के लिए भी हम लगा सकते हैं। क्या आती है -0.0591 अपॉन n log q, यही था ना, बिल्कुल यही था। अब पहले तो यार इसको देख के, ये जो इक्वेशन है कॉपर +2 जा रहा है कॉपर में, इस इक्वेशन को देख के आप पहले q लिख दो यार। q तो लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी तो सीखा क्या करेंगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कौन है, सॉलिड है, उसे लिखेंगे क्या, नहीं, इग्नोर करेंगे। तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ। अपॉन रिएक्टेंट में कौन है, कॉपर +2 है, कौन सी फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, तो ये ले लो कॉपर +2, एक्वस है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन, और स्टोइचियोमेट्री क्या है, 1 है, तो ये 1 है। और इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन को इग्नोर करेंगे, इलेक्ट्रॉन को इग्नोर करेंगे, तो ये क्यू आ गया। क्या आ गया, 1 अपॉन कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन। कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन हमें दे रखी है क्वेश्चन में, बिल्कुल दे रखी है, कितनी है 0.1, तो 1 अपॉन 0.1, तो क्यू कितना आ गया, 10 आ गया। ये चीज सही है। देखो सीख रहे हैं ना, स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। तो पहले क्यू निकाल लिया हमने। अच्छा, इस रिएक्शन को देख के और क्या समझ पा रहे हो, इस रिएक्शन को देख के और क्या समझ पा रहे हो, एन क्या है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स पूरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये रहे ना, देखो कॉपर +2 से कहां जा रहा है, 0 में, बाय एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एन की वैल्यू कितनी है, 2 है। कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, ये भी चीज समझ में आ गई। क्या E0 की मुझे वैल्यू दे रखी है इक्वेशन में, बिल्कुल दे रखी है, 0.34 दे रखा है ना, बिल्कुल दे रखा है, ठीक है। अब देखो कितनी आसान हो गई चीजें। और मेरे से पूछा क्या है, मेरे से पूछा है ई। देखो अलग अलग है, ये E0 दे रखा है इक्वेशन में, और ई मेरे से पूछा है, मतलब मेरे से पूछा है ई कॉपर +2 से कॉपर, और मेरे को क्या दे रखा है, E0 कॉपर +2 से कॉपर दे रखा है, कितना 0.34 माइनस 0.0591 अपॉन एन। एन क्या है, कितना है, 2 है, लॉग क्यू, लॉग क्यू, क्यू क्या है 10, लॉग 10 कितना चल रहा है, लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है, लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है 1। आई बात समझे। अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा सॉल्विंग रहेगी, लेकिन आंसर बिल्कुल आ चुका है। अप्लाई करना हम और मतलब धीरे 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 सीख रहे हैं कि हाँ देखो यार ऐसे अप्लाई करी जाती है नर्स्ट इक्वेशन। ये एक इजी क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन लिया, और क्वेश्चन देखो, है ना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सीखिए, आराम से सीखिए। एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन आपको दे रखा है Pb+2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये जा रहा है Pb सॉलिड में। E0 की वैल्यू कितनी है, -0.12 वोल्ट, ठीक है। और क्या दे रखा है, जिंक +2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन ये भी एक्सेप्ट कर रहा है, और जिंक सॉलिड में जा रहा है। इसकी E0 की वैल्यू कितनी दे रखी है, -0.76 वोल्ट, ठीक है। हमें बोल क्या रहा है, हमें बोल रहा है कैलकुलेट, कैलकुलेट EMF, मतलब EMF मतलब वही E इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, ऑफ सेल। और सेल रिएक्शन हमें दे रखी है जिंक से जिंक +2, ये दे रखा है, इसका दे रखा है 0.1 मोलर। 2 डंडे खींच रखे हैं, Pb+2 1 मोलर से Pb सॉलिड, ठीक है, ये दे रखा है हमें, ये दे रखा है, ठीक है। हमें बोल रहा है कि EMF ऑफ द सेल निकालो, मतलब ई सेल पूछ रहा है बेसिकली, ई सेल पूछ रहा है हमसे बेसिकली, है ना, ई सेल पूछ रहा है। चलो पहले सोचो यार, वीडियो तो पॉज करना पड़ेगा वीडियो तो पॉज भैया करना ही पड़ेगा, है ना। सोचो कैसे करोगे, टफ लग रहा है, हाँ करिए करिए, ट्राई करिए। पहले तो आप नर्स्ट इक्वेशन लिखो, है ना, चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है, ठीक है। पहले मैं यार नर्स्ट इक्वेशन लिखता हूं, है ना, या फिर उससे भी पहले मैं क्या कर सकता हूं, इसकी नेट सेल रिएक्शन लिख सकता हूं। मेरे को क्या दे रखा है, देखो ये एक रिएक्शन दे रखी है, ये एक रिएक्शन दे रखी है, इसकी मेरे को नेट सेल रिएक्शन लिखनी चाहिए। अब आपको पहले की चीजें काम आएंगी कब, जब हमने E0 सेल निकालना सीखा था। क्योंकि देखो यार, ये देखो देखो Pb+2 से जा रहा है 0, तो +2 से 0 जा रहा है तो क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ये जो पोटेंशियल दे रखा है हमें, कौन सा दे रखा है, रिडक्शन दे रखा है ना, ये कौन सा दे रखा है, रिडक्शन दे रखा है, ठीक है यार। जिंक +2 से कहां जा रहा है, 0 जा रहा है, तो ये भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये भी पोटेंशियल कौन सा दे रखा है, रिडक्शन दे रखा है, आया ना, बिल्कुल सही है।
अब अगर दोनों रिडक्शन दे रखे हैं या फिर दोनों ऑक्सीडेशन दे रखे होते थे, दोनों ऑक्सीडेशन हो सकते हैं क्या? नहीं। दोनों रिडक्शन हो सकते हैं क्या? नहीं। तो एक ही होगा रिडक्शन इन दोनों में से। तो कौन सा हम प्रेफर करेंगे? जिसकी वैल्यू बड़ी होती है। याद आ रहा है कुछ? जिसकी वैल्यू बड़ी, वो चीज हम प्रेफर करेंगे। -0.12 -0.76, कौन सी बड़ी है वैल्यू? ये तो बता पाएंगे, है ना? ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। ये बड़ी वैल्यू है -0.12, तो ये हो गया आपका प्रेफर। मतलब रिडक्शन क्या हो रहा है? पीबी वाला। तो पीबी वाला क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो रिडक्शन वाली इक्वेशन लिख लो, ये लो, पीबी सॉलिड, और ये है आपका एक्वस फॉर्म। ठीक है, तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो उसको पलट के लिखो, पलट के लिखोगे तो उसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये होगा, जिंक सॉलिड से जा रहा है जिंक +2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन। हाँ या ना? बिल्कुल सही है। तो अब आपको एक ऑक्सीडेशन मिल चुका है, एक रिडक्शन मिल चुका है। इसका ई नॉट कितना है? इसका ई नॉट कितना है? -0.12 वोल्ट। इसका कितना हो जाएगा? आपने पलटी रिएक्शन, तो इसका साइन पलट लो, 0.76 वोल्ट। अब दोनों को अगर ऐड करोगे, दोनों को ऐड करोगे तो नेट रिएक्शन क्या आ रही है? नेट रिएक्शन क्या आ रही है? नेट रिएक्शन ऐड करो तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएंगे। नेट रिएक्शन आ रही है आपकी Pb +2 एक्वस प्लस जिंक सॉलिड इज गिविंग यू Pb सॉलिड प्लस जिंक +2 एक्वस। ये आ रही है आपकी क्या? नेट रिएक्शन। और अगर नेट आप ई नॉट सेल निकालोगे तो हमें तो क्या आता है? चीजें ऐड करना आती है। तो मतलब माइनस का 0.12 प्लस 0.76 ऐड ही तो करते थे हम लोग। बिल्कुल, 76 12 कितना हो गया? ये 64। तो ये कितना आ गया? प्लस का 0.64 वोल्ट। हाँ या ना? हाँ या ना? ई नॉट से लाया कितना? प्लस का 0.64 वोल्ट। ठीक है, अब जरा यहां से क्यू भी लिख के बता दो मेरे को। क्यू भी लिख के बता दीजिए। कैसे लिखेंगे? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कौन है? सॉलिड। पीबी इग्नोर करो। जिंक +2 एक्वस में है तो उसकी क्या ले लो? कॉन्सेंट्रेशन ले लो। अपॉन जिंक सॉलिड में इग्नोर करो, रिएक्टेंट लिखना है ना। और Pb +2 किसमें? एक्वस में। तो Pb +2 की क्या ले लो? कॉन्सेंट्रेशन ले लो। अब ये देखो चीजें इक्वेशन में दे रखी है। जिंक +2 की देखो, ये दे रखा है 0.1 वोल्ट, 0.1 मोलर, सॉरी 0.1 अपॉन ये देखो Pb +2 की भी दे रखी है कितनी? 1। तो QC कितना आ गया? सॉरी Q कितना आ गया आपका? 0.1, मतलब 10⁻⁻1। ठीक है, अब यहां से जरा N की वैल्यू भी निकाल लो। N की वैल्यू भी निकाल लो। कैसे? N क्या होता था? कितने इलेक्ट्रॉन्स, नेट इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं पूरी रिएक्शन में। तो अब यहां पे कुछ बच्चे बोल सकते हैं, कुछ बच्चों का यह आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि भैया 4 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं हमें। क्यों? क्योंकि देखो Pb +2 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और जिंक +2 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। लेकिन आपके N की यहां पे वैल्यू कितनी है? 2। क्यों? क्योंकि आपको नेट इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। आपको यार ये नहीं देखना है ये और ये ऐड नहीं करने हैं। अल्टीमेटली रेडॉक्स रिएक्शन में होता क्या है? एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जैसे हम दोनों हैं, आप और मैं हैं। ठीक है, आप और मैं हैं। मैंने 50 रुपए आपको दिए तो बेसिकली क्या हुआ? मैंने 50 रुपए लूज करे और आपने 50 रुपए गेन करे। तो अगर मैं बोलूं कि टोटल पैसे कितने ट्रांसफर हो रहे हैं इस ट्रांजैक्शन में, तो कितने हुए? 100 है क्या? नहीं ना, 50 ही तो है। मैंने 50 रुपए आपको दिए तो अल्टीमेटली क्या हुआ? मैंने 50 रुपए लूज करे, आपने 50 रुपए गेन करे। तो कितने पैसे ट्रांसफर हुए? 50 ही तो हुए। तो ऐसे ही देखो, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे और वो ही 2 इलेक्ट्रॉन जाके Pb +2 ने एक्सेप्ट कर लिए। तो अल्टीमेटली कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं? 2 ही तो हो रहे हैं, 4 नहीं है, 2 ही है। तो N की वैल्यू कितनी है? 2। अब लगाओ नर्स्ट इक्वेशन। देखो आपसे ई सेल पूछा था, है ना? देखो नर्स्ट इक्वेशन लगाओ। ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन N log Q। अब देखो मैं सारी चीजें निकाल के आया हूं पहले, अब मुझे बस वैल्यूज पुट करनी है। मैंने प्रीवियस नॉलेज से, देखिए ये सारी प्रीवियस नॉलेज थी, ये जो मैं रेड में ले रहा हूं ना, सारी इस वीडियो से प्रीवियस नॉलेज है। ये इस प्रीवियस नॉलेज से मैंने क्या निकाल लिया? ई नॉट सेल निकाल लिया। हाँ या ना? ये मैं सिखाते हुए आया हूं। ये चीज मैंने सिखाई है आप लोगों को। दोनों रिडक्शन दे रखे हो या फिर दोनों ऑक्सीडेशन दे रखे हो तो कैसे निकालते हैं ई नॉट सेल या ई सेल, ये मैं सिखाया है आपको। ठीक है,
ये पहले हम लोगों ने सीख लिया था। ई नॉट सेल मुझे आ गया, बिल्कुल आ गया, कितना 0.64। क्यू मैंने निकाल लिया, मेरे को इन्फॉर्मेशन जो दे रखी थी। एन मैंने निकाल लिया। अब तो भैया वैल्यू डालनी है, अब तो वैल्यू डालनी है, डाल दो। ई नॉट सेल कितना आया 0.64 माइनस 0.0591 अपॉन एन कितना है 2 लॉग क्यू कितना है 10 टू द पावर -1। अब कुछ नहीं, ये क्या करेगा, ये आगे आ जाएगा और -1 क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और log 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये 0.64 प्लस 0.0591 बाई 2 log 10 तो क्या हो गया 1 हो गया। बस कुछ नहीं, सॉल्व करना है, अब आपको सॉल्व करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, ये चीज क्लियर हुई है। इस तरीके से देखो, दोनों क्वेश्चंस आप लोगों को डिफरेंस समझ में आना चाहिए, दोनों क्वेश्चंस में जो मैंने अभी तक करवाए। कौन कौन से देखो, समझाता है ना। देखो, ये पहली बात तो ये कि कौन सी रिएक्शन थी, हाफ रिएक्शन थी। ये कौन सी रिएक्शन थी, हाफ रिएक्शन थी। और इसमें मेरे को ई नॉट दे रखा था, इसमें मेरे को ई नॉट दे रखा था, तो मेरे को मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैंने ये जो ई नॉट था डायरेक्टली यहां पे डाला, ठीक है। मैंने क्यू भी फटाफट से निकाल लिया, क्यू भी मैंने फटाफट से निकाल लिया, एन भी मेरे को इजीली दिख गया, क्यू भी मेरे को मिल गया और एन भी मेरे को मिल गया। बहुत अच्छी बात हुई है ना। ये तो आपका एक तरीके से आसान क्वेश्चन था, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी मेहनत लगी, थोड़े से आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट भी लगे। जैसे ये था जो मैंने रेड में लिया है ना, ये आपका प्रीवियसली आया। आपको दोनों ही हाफ रिएक्शन दे रखी थी। अगर दोनों ही आपको हाफ रिएक्शन दे रखी है तो आपको एक ऑक्सीडेशन लेनी पड़ेगी, एक रिडक्शन लेनी पड़ेगी, और उसकी हेल्प से आपने पहले ई नॉट सेल निकाला। क्या निकाला, ई नॉट सेल निकाला। अब फिर आपको नेक्स्ट इक्वेशन लगानी है, क्योंकि आपसे पूछा क्या, अल्टीमेटली ई सेल पूछा है। ई नॉट सेल आपको मिल चुका है, क्यू आपने निकाल लिया, एन आपने देख लिया, अब वैल्यू पुट कर ली। तो ये एक तरीके से बड़ा क्वेश्चन है जो नेक्स्ट सेकंड वाला क्वेश्चन करा, ये बड़ा क्वेश्चन, और इसमें आप लोगों की और भी चीजें टेस्ट हो रही हैं। तो ये एक तरीके से बड़ा क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए। आई बात समझ में। अब देखो क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन करते हैं एक और। बोल रहा है हाइड्रोजन पोटेंशियल, है ना। अब इसमें नई चीज सीखोगे आप लोग। हाइड्रोजन पोटेंशियल इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ pH 3, ठीक है, एट 298 केल्विन। हाइड्रोजन पोटेंशियल है, उसको डिप करा, सॉल्यूशन pH कितनी है 3 है, या pH ले लेते हैं एक बार, सपोज करो pH एक बार मैं 1 ले लेता हूं, देखते हैं, है ना, केसेस कराता हूं। pH क्या ले लिया, 1 ले लिया, एट 298 केल्विन, ठीक है। फाइंड इट्स रिडक्शन पोटेंशियल। आपको क्या करना है, रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, रिडक्शन पोटेंशियल आपको निकालना है। सोचो, ठीक है। पहली बात तो किसकी हो रही है, हाइड्रोजन पोटेंशियल की हो रही है, हाइड्रोजन पोटेंशियल की आपकी बात हो रही है। रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। पहले तो यार आपको इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, है ना। तो अगर मैं ऐसा करता हूं, नेक्स्ट पेज पे आपको पहले इक्वेशंस लिख देता हूं हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन पोटेंशियल के लिए, ठीक है। इक्वेशंस लिख देता हूं, किसकी, रिडक्शन की भी, ऑक्सीडेशन की भी। रिडक्शन का मतलब क्या है इसमें, रिडक्शन का इसमें मतलब क्या है, रिडक्शन की इक्वेशन होती है कि जो H+ है एक्वस फॉर्म में, ये जाता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, इसको बैलेंस करने के लिए ऐसा, और ये H2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये देख लो, +1 से कहां जा रहा है, 0 जा रहा है, +1 से कहां जा रहा है, 0 जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये रिडक्शन की रिएक्शन हो गई। और क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है यार, ऑक्सीडेशन भी बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, रिएक्शन पलट जाएगी, मतलब H2 गैसियस फॉर्म में ये जा रहा है 2H+ एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। तो देखो ये 0 से कहां जा रहा है, +1 जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना चाहूं, मतलब रिडक्शन का लिखना चाहूं और ऑक्सीडेशन का लिखना चाहूं, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, तो जो आपका, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक सेकेंड, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं,
यहां पे इसको हम लिख सकते हैं जैसे ई नॉट मैं लिखना चाहूं इसका, तो ये क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसका भी ई नॉट में लिखना चाहे तो क्या रहेगा, 0 रहेगा, है ना। मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन, देखो स्टैंडर्ड मैं लिख देता हूं यहां पे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका, हाइड्रोजन का, ठीक है, इसे 0 लिया जाता है। और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका, अगेन हाइड्रोजन का, ये क्या लिया जाता है, ये 0 लिया जाता है। इसे और क्या बोला जाता है, शी भी बोला जाता है, क्या, शी। ये इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल। ये क्या लिया जाता है, 0 लिया जाता है। ऑक्सीडेशन हो, रिडक्शन हो, कुछ भी हो, हाइड्रोजन का पोटेंशियल क्या लिया जाता है, 0 लिया जाता है। कौन सा वाला, स्टैंडर्ड वाला। ध्यान रखना है ये किसकी बात हो रही है, स्टैंडर्ड वाले की बात हो रही है, एरे गेरे टेम्परेचर और एरे गेरे कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं, 298 केल्विन और 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल क्या लिया जाता है, 0, है ना। क्यों लिया गया, क्योंकि यार ये जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं ना, ये सारी रेफरेंस वैल्यूज हैं, और किसके रेफरेंस में हमने सारी की सारी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाली है। जैसे सपोज करो आपको सोडियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो किसके रेफरेंस में आप निकालते हो, किसके रेफरेंस में, हाइड्रोजन के रेफरेंस में। तो हाइड्रोजन को एक रेफरेंस लिया गया जिसके रिस्पेक्ट में बाकी सारी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स निकाली गई, तो इसलिए ही हाइड्रोजन की वैल्यू को हम क्या लेके चलते हैं, 0 लेके चलते हैं, ठीक है। उसको हमने क्या मानते हुए चले, हम उसको रेफरेंस मानते हुए चले हैं, ठीक है। तभी हमने उसकी वैल्यूज को क्या लिया है, 0 लिया है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल इज टेकन एज 0, इसको ध्यान रखिएगा। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन पे अब कर लोगे आप लोग। पहले देखो क्या बोल रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल किसका, हाइड्रोजन का। तो ये रही इक्वेशन, देखो ऊपर वाली, तो ये इक्वेशन लिखो, 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज गिविंग यू H2 गैस, सही है, ठीक है। अब इसका मुझे क्या निकालना है, हाइड्रोजन पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, मतलब मुझे E निकालना है। नेक्स्ट इक्वेशन लिखो, E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग Q, सही है, बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन के लिए E नॉट क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का हम लोग अभी भी बात करके आए, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल रहेगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। तो E नॉट की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। N की वैल्यू मुझे क्या लग रही है, 2 लग रही है, बिल्कुल लग रही है, देख लो 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। Q मैं यहां से लिख सकता हूं, Q क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में देखो कौन है, H2, कौन है, गैस, पार्शियल प्रेशर ले लो H2 का, ठीक है, अपॉन H प्लस है, H प्लस किया, स्क्वायर ले लो, क्योंकि सोशियोमीटर कितनी है, 2 है, सोशियोमीटर कितनी है, 2 है। अब देखो हमें क्वेश्चन में पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन दे रखा है क्या, क्वेश्चन में हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन दे रखा है कि नहीं, तो इसको आप 1 लेके चलिए। नहीं दे रखा क्वेश्चन में, तो इसको आप 1 लेके चलिए। और देखो पीएच हमें क्या दे रखी है, यहां पे मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं, पीएच हमें क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। इसका मतलब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हो गई है 10 to the power -1। ये हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में सीखते हैं। क्यों, क्योंकि सपोज करो ये है, इसकी जरा पीएच निकाल के बताओ। सपोज करो ये दे रखा होता तो इसकी पीएच कैसे निकालते हैं, लॉग माइनस लॉग H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे तो निकालते हैं, मतलब माइनस लॉग 10 to the power -1। ये -1 क्या करेगा, आगे आएगा, और -1 क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, और log 10 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये रहा, तो ऐसे लिख सकते हैं H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, सीधा सीधा 10 to the power -1, ठीक है। डायरेक्ट भी लिखना सीख लो यार आप लोग। देखो मैं बताता हूं आपको, देखिए जो भी ये दे रखा है ना, ये जो भी पीएच की वैल्यू ये दे रखी है, 10 to the power माइनस में वो वैल्यू लिख लो, 10 to the power माइनस में वो वैल्यू लिख दो, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो Q निकाल लो, अब Q निकाल लो, क्या होएगा ये 1 अपॉन H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है 10 to the power -1 का स्क्वायर, तो Q क्या आ रहा है 1 अपॉन 10 to the power -2। सही है, बिल्कुल सही है। तो अब लिख दो यार वैल्यू, देखो E निकालना है आपको, E नॉट क्या हो गया, 0 हो गया, -0.0591 अपॉन N कितना है 2 लॉग
क्यू कितना है 1/10⁻²। तो इसको और मैं क्या बोल सकता हूं, सीधा सीधा 10⁻² भी बोल सकता हूं। ऊपर जाएगा ना, -2 ऊपर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। करेक्ट। तो ये क्या हो गया 10⁻²। अब इसको आगे ले लो, ये 2 क्या करेगा, आगे जाएगा। तो ये क्या आ रहा है, ई क्या आ रहा है 0 - 0.0591/2 × 2 log 10। log 10 क्या आ गया 1, ये काटा ये काटा, तो सीधा सीधा ई क्या आ रहा है आपका -0.0591। log 10 तो 1 आ गया, हाँ या ना, हाँ या ना, बिल्कुल करेक्ट है। अब पता है कुछ बच्चे ये भी सोच सकते हैं, देखना यहीं पे ही करके दिखाता हूं आपको, यहीं पे ही करके दिखाता हूं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करना है ना। कुछ बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि भैया जो आपने ये इक्वेशन ली है ना, इसको यार आप लोग ऐसे भी तो लिख सकते हो। कुछ बच्चे के दिमाग में ये भी आ सकता है क्या, इसको ऐसे लिख लो यार, H+ इक्वस प्लस एक इलेक्ट्रॉन इज गिविंग यू H2 गैस, और रिएक्शन बैलेंस करने के लिए से हाफ कर लिया। ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कोई क्या इसमें कोई चेंज आएगा आंसर में, नहीं आएगा, प्रूफ कर दूंगा अभी मैं। कैसे, देखो कैसे, पहले क्या करो, क्यू निकाल लो यहां से। ऐसा करते हैं पहले क्यू निकाल लेते हैं। देखो क्यू निकाल लेते हैं, क्या लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की पावर 1/2 ना, क्योंकि ये देखो स्टोइचियोमेट्री क्या है, 1/2 है, अपॉन H+ की कॉन्सेंट्रेशन, बस स्क्वायर वायर कुछ नहीं करोगे क्योंकि अब यहाँ पे क्या है 1 ही है। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कितना लोगे, 1 लोगे, कुछ नहीं क्वेश्चन में दे रखा तो 1 ले लो। हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी 10⁻⁻1, ये ले लो 10⁻⁻1, मतलब क्यू कितना आ गया 10 आ गया, सही है ना। 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो 10⁻1 हो जाएगा, विच इज व्हाट 10। एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बताइए, देखो एक ही तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, बिल्कुल, तो एन की वैल्यू कितनी है 1 है, ये भी चीज समझ में आ गई। और E0 तो 0 ही है, हाइड्रोजन है ना, वो तो चीज 0 ही रहेगी। अब नर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं, देखो E equals to E0 which is 0 minus 0.0591 अपॉन n कितना है इस बार 1 log q कितना है 10, log 10 कितना चल रहा है 1 चल रहा है, तो E की आंसर क्या आ रहा है -0.0591, ये रहा आंसर। ये क्या हो गया यार, मैंने इक्वेशन को जब 2 से मल्टीप्लाई कर रखा था, 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन इज गिविंग यू H2, तो भी मेरा आंसर यही आ रहा था। मैंने जब उसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करा, H+ + 1 इलेक्ट्रॉन इज गिविंग यू ½ H2, तो भी आंसर यही आ रहा है। ये क्या हो गया यार, ये क्या हो गया, ऐसा होना ही है। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जो E है, जो E0 है, वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन मोल्स। आप इक्वेशन कोई सी भी ले लो, यहां ऐसा करो होमवर्क में करना, जो ये इक्वेशन है ना, अभी देखो अभी 2 से मल्टीप्लाइड है ये, है ना, मतलब बैलेंस कर रखी है जो, वो 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इज गिविंग यू H2। ऐसा करो इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देना, करके देखना होमवर्क में, 10 से मल्टीप्लाई कर देना और फिर सॉल्व करना, आंसर यही आएगा। 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो, कुछ भी कर दो मोल्स के साथ, आंसर आपका E हमेशा यही आएगा -0.0591 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। अरे बात समझ में, ठीक है। तो ये इससे हमको सीखने को क्या मिला, देखो इससे हमको सीखने को क्या मिला कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या है, इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो डिपेंड नहीं करती है मोल्स पे, है ना। ये भी चीज लिख लीजिए, डज नॉट डिपेंड ऑन मोल्स या फिर मास, इन जनरल हम मास भी बोल सकते हैं। लेकिन उधर ही अगर आप लोग गिब्स फ्री एनर्जी की बात करो, ये हम लोगों ने उसमें भी देखते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स में, गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी की बात कर रहे हैं, है ना। ये तो आपका हो गया E, ये क्या हो गया आपका डेल्टा जी। गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये क्या है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये डिपेंड करेगी मास पे, इट डिपेंड्स ऑन मास, इट डिपेंड्स ऑन मास बोल लो या फिर मोल्स बोल लो, एक ही बात है, ये मास या फिर मोल्स पे डिपेंड करती है, बिल्कुल करती है। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, सपोज करो x
जा रहा है X प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। इसका ई सेल है ना, या फिर ई मान लीजिए, इसकी सपोज करो वैल्यू है A और डेल्टा G की वैल्यू है B, ठीक है, ये मान लेते हैं हम लोग। ऑलराइट, और एक सेकेंड, चलिए ठीक है, ऐसे ही चलने देते हैं, ठीक है। सपोज करो एक और इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जो E की वैल्यू दे रखी है, सपोज करो आपको दे रखी है, सपोज करो आपको वैल्यू दे रखी है Z और डेल्टा G दे रखा है, या चलो Z1 ले लो ऐसे, और इसे Z2 ले लीजिए। फाइंड Z एंड Z1, बोल रहा है फाइंड Z1 एंड Z2, सॉरी फाइंड Z1 एंड Z2 इन टर्म्स ऑफ A एंड B। ये बताइए क्या ये दिख रहा है, ये जैसे इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन क्या है 2 है। आपने सेकेंड इक्वेशन निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना। अब आप मोल्स आपने बढ़ा दिए हैं, तो क्या E पे फर्क आएगा? नहीं, E रिमेन्स सेम, क्योंकि E इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो जो Z1 है वो A के ही बराबर रहेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज व्हाट? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वो आपने 2 से मल्टीप्लाई करा है, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, E ही रहने वाला है ना, मोल्स पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन डेल्टा G क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो डेल्टा जो Z2 आएगा वो कितना आएगा? ट्वाइस ऑफ B आएगा। क्यों? क्योंकि आपने इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो जो डेल्टा G है वो क्या है? एक्सटेंसिव है। वो उसको फर्क पड़ता है कि आप मोल्स कितने लेते हो। आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करते तो वो 10B हो जाता, 1000 से मल्टीप्लाई करते तो 1000B हो जाता। लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहा है हमारी वैल्यू फिक्स्ड है, हम मोल्स पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है। टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं हम, इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं, लेकिन कितने मोल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करते, बिकॉज वी आर एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त लेक्चर था यार आज का, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन सेल्स पढ़ेंगे, है ना। क्या होते हैं वो देखेंगे, है ना, टेंशन की बात नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन सेल्स पढ़ेंगे, आराम से अच्छे से देखेंगे। इस वीडियो के हैंड रिटन नोट्स बनाइए, जितने क्वेश्चन करे हैं, जो कॉन्सेप्ट बताए उन्हें वापस से लिख के रिवाइज करिए, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।